Gold. Investment options. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने सोचा कि सिर्फ डिजिटल गोल्ड के बजाय पूरे जितने ऑप्शंस है गोल्ड में, ये सारे आपको बताया जाए, ताकि आप थोड़ा सा आपको कुछ अंदाज़ा भी लगे कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे लिए। तो इंडिया में सबसे बड़े देखिए, पिछले एक साल में गोल्ड ने तकरीबन 50% से ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है, लेकिन ये पिछले एक साल का है। और इसके बरक्स अगर आप इक्विटी देखें यानी स्टॉक मार्केट देखें या इंडेक्स देखें अगर, तो इंडेक्स जो सो माइनस में रहा है, तकरीबन -3% के करीब रहा है लास्ट 1 ईयर में, पिछले एक साल में। जहाँ तक गोल्ड की बात है, इंडियंस जो है पिछले 15 साल में 10,000 टन गोल्ड इंपोर्ट किए हैं। और जब 10,000 टन गोल्ड इंपोर्ट किए तो उसका मतलब है कि 700 टन सालाना जैसा हम इंपोर्ट करते हैं। इसी वजह से, क्योंकि हम गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास इस वक्त डॉलर टर्म्स में अगर देखा जाए तो हमारे पास $1 ट्रिलियन के करीब गोल्ड है इंडिया में। और रुपी भी जो सो इसी वजह से अप्रिशिएट हुआ है पिछले साल में। हम यहाँ पर देखें अगर, तो ये एलोकेशन है गोल्ड का कि किसके पास कितना एलोकेशन था। जैसे गोल्ड में 1979 के अंदर प्राइस जो सो 927 थी, और जो सो एलोकेशन 250 लाख करोड़ थे। सेंसेक्स में 100 करोड़ थे। तो उसका मतलब है कि 27% हम लोगों का जो है सो गोल्ड में है इन्वेस्टमेंट। अगर हमारे पास 100 रुपये हैं इंडियंस के पास, तो 27 रुपये उसमें से गोल्ड में है। 11% जो सो स्टॉक मार्केट में है। एफडी में 13% है। और रियल एस्टेट में 49% है। तो रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा पैसा हमारा इन्वेस्ट किया हुआ है। और रियल एस्टेट इसलिए जमा किए हुए हैं क्योंकि रियल एस्टेट में दिखता है हमारे को, बिल्डिंग है मेरे पास या जमीन है मेरे पास या प्लॉट है, उस वजह से उसमें डालते हैं। और गोल्ड जो सो 27 है। दूसरे ममालिक में अगर देखें तो स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा है, हमारे 11% से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अभी गोल्ड के अंदर अगर आप देखें कि इसमें गोल्ड में प्राइस ऊपर जाने के क्या वजूहात है, किस वजह से गोल्ड ऊपर जाता है। तो अगर छोटे से देखा जाए तो अब इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन यानी कि महंगाई अगर बढ़ने वाली है, तो जो है सो इन्फ्लेशन की वजह से गोल्ड का प्राइस भी बढ़ता है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई सेट करता है, हर वक्त हर थोड़े दिन को आरबीआई इंटरेस्ट रेट सेटअप करता है कि किस तरह किस रेट पे लोन दे। तो इस वजह से भी गोल्ड की प्राइस के ऊपर इफेक्ट होता है। तीसरी बात यह है कि इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी, मतलब कि हमारी इकोनॉमी अगर अच्छी नहीं कर रही है, तो लोग फिर जो सो निकल के स्टॉक मार्केट हो या किसी और चीज़ से जहाँ पर पैसा नहीं बढ़ता है, उसलिए जाके गोल्ड में जाके पार्किंग करते हैं, मतलब है कि पैसा वहां पर रखते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर जहां पर भी जियो पोलिटिकल रिस्क हो, मतलब कि वॉर होने वाली है या किसी किस्म का अगर खतरा हो एक दूसरे के शहर में, एक दूसरे मुल्क में, तो जब उस वक्त जो है सो गोल्ड सब जगह जमा करते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करिए आपने कभी वॉर देखा है अगर, तो अगर वॉर होने वाली है का अगर खतरा है, तो लोग क्या करते हैं, गोल्ड में चले जाते हैं, क्योंकि पता नहीं खतरा कब इससे निकलेंगे बाहर, तो इसलिए गोल्ड में चले जाते हैं। तो उस वक्त सेंट्रल बैंक भी ये करता है कि अपने पोर्टफोलियो को वो रीशफल करता है, मतलब ये कि कहीं इधर से निकाल के दूसरे उसमें से निकाल के गोल्ड में डालते हैं। तो ये जो पीक देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप देखिए 2008 का है। 2008 में क्या हुआ था, रिसेशन था। इसी तरह 2012 में पीका है कॉरिक। 2012 में क्या हुआ था, यूरोपियन सॉवरन का जो सो डेट का जो सो बढ़ा था, उनके जो सो कर्जे वगैरह जो है ना यूरोप के, वो उन लोगों का जो सो प्रॉब्लम था उस वक्त था। इसी तरह से अगर आपने 2019 के अंदर भी देख, सॉरी 2019 19 में भी अगर देखें अगर, तो वहाँ पर भी स्ट्रक्चरल कोई प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से मिडल ईस्ट की प्रॉब्लम की वजह से। तो मतलब बोलने का ये है कि जहां पर खतरा होता है वहां पर गोल्ड की प्राइस बढ़ती है और लोग भी खरीदना शुरू करते हैं। तो अगर आपको गोल्ड कब खरीदना है देखना है, तो आप ये देखें कि सेंट्रल बैंक्स, चाहे वो इंडिया का सेंट्रल बैंक हो या अमेरिका का हो या कहीं का भी हो, अगर वो लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, तो आपको भी गोल्ड खरीद लेना चाहिए। ठीक है। और अगर फर्ज करिए वो गोल्ड नहीं खरीद रहे हैं और आपको जो सो फायदा होगा है या प्रॉफिट होगा है, तो बेहतर यह है कि उस वक्त थोड़ा प्रॉफिट आप कैश कर लें। अब आगे जाके आप बात करें अगर, तो और एक ये है कि गोल्ड खामोशी से काम करता है अपना। तो अगर आपका पोर्टफोलियो है तो गोल्ड गोल्ड का आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना जरूरी है, क्योंकि हम शरीयत के मुताबिक चलते हैं और डेट हम नहीं लगते।
डेट का मतलब यह है कि जहाँ पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जैसे बॉन्ड है, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स है, बैंक डिपॉजिट वगैरह है। तो उसमें क्योंकि हम नहीं डालते हैं, तो हमारे को गोल्ड में डालना जरूरी है। और गोल्ड हर वक्त लॉन्ग टर्म में महंगाई से ज्यादा रिटर्न दिया हुआ है। जैसे कि मिसाल दूं मैं, तो 6% अगर महंगाई है, तो एवरेज लॉन्ग टर्म में कम से कम 7.5-8% मिलेगा आपको गोल्ड में। तो गोल्ड, तो वैसे भी गोल्ड हमारी जो शरीयत में करेंसी थी, तो ये गोल्ड इस वजह से भी आप रख सकते हैं। नॉर्मली फाइनेंस में जो फंड मैनेजर्स होते हैं, उनका ख्याल ये होता है कि सर गोल्ड में तो जैसे पैसा बढ़ता नहीं है, पैसा बनता नहीं है, और जैसो इसलिए वो गोल्ड की उतनी अहमियत नहीं देते, और डेट की अहमियत देते हैं। लेकिन हम शरीयत के हिसाब से उन्हें और डेट में नहीं डालने की वजह से हम गोल्ड में भी रह सकते हैं, सिल्वर में भी रह सकते हैं। नॉर्मली ये बोलते हैं कि आप 15% तक अगर गोल्ड में रहे तो ठीक है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि गोल्ड और सिल्वर में मिला के हम 15 से 25% तक भी अगर एलोकेशन करें, तो वो बेहतर है हमारे लिए और मुनासिब है हमारे लिए। ठीक है। गोल्ड की प्राइस जो कहते हैं कि हर वक्त बढ़ती है, ये बिल्कुल गलत है। ये मैंने यहाँ पर एक चार्ट डाला है 1947 से लेके 2025 सितंबर तक। तो अब आप यहाँ पर देखिए, आप 1947 में 88 रुपीज पर 10 ग्राम, यानी एक तोले का, जिससे सिर्फ 88 रुपये थे। उसके बाद में 1955 में अगर आप देखें तो 102 रुपये में 10 ग्राम। तो गोल्ड अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली बढ़ता है। और इस वक्त 1,25,000, ये सितंबर 25 का फिगर है, 1,12,000 एक तोले के लिए। एक तोले का मतलब ये है कि 10 ग्राम के। ठीक है। तो डेट से बेहतर है म्यूचुअल फंड के अलावा, जो क्या नाम, इक्विटी फंड है, उसके अलावा गोल्ड में रखना चाहिए। गोल्ड के साथ ही साथ सिल्वर में भी होना चाहिए, क्योंकि सिल्वर में गोल्ड की खासियत ये है कि गोल्ड एक ऐसा मेटल है या एक ऐसी कमोडिटी है जहां पर वो बहुत ही मैल्येबल है। मतलब है कि उसको जिस तरह चाहे आप बना सकते हैं। उसकी अहमियत सिर्फ स्टोर करने से, इसकी कोई वैल्यू नहीं है ज्वेलरी के अलावा। सिल्वर इंडस्ट्रीज में काम आता है। और आप पिछले कुछ साल में देख रहे हैं कि जैसे सिल्वर की प्राइस इसलिए बढ़ी है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में काम आती है, सोलार सिस्टम में काम आती है, और कई इंडस्ट्रीज में काम आती है। लेकिन सिल्वर का प्रॉब्लम ये है कि वो वॉल्यूम ज़्यादा है, तो आपको रखने के लिए जगह बहुत चाहिए। जहाँ पर 1 किलो सोना सिल्वर है, उसी के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो 10 ग्राम सोने की मुमासिल होता है वेट में। तो वॉल्यूम की वजह से जैसे एक प्रॉब्लम है। लेकिन इंडस्ट्रियल वैल्यू सिल्वर की ज़्यादा है। एक मिसाल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि 1983 में 1983 में मैं समझता हूँ सिल्वर की प्राइस 1,800 रुपये थी। ठीक है। और अब जो सो 1,12,000 है। उसका मतलब ये नहीं है कि सिल्वर सिर्फ बढ़ता ही है, कम नहीं होता है। ये गलत ख्याल है। तो यहाँ पर आप देखें, एक मैं स्लाइड बनाया हूँ कि सिल्वर, सॉरी, अगर गोल्ड की प्राइस गिरती है तो कितनी गिरती है। 75 से लेके 76, यानी 1 साल 6 महीने के अंदर, 1 साल 8 महीने के अंदर तकरीबन 38% भी गिरा है गोल्ड प्राइस। 21 जनवरी 80 से लेके 82 तक, यानी 2 साल 2.5 साल के अंदर 57% भी गिरा है। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर रखें आप, तो ये आपकी महंगाई से हर वक्त बढ़ के देता है और पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो ये ना समझें कि हर वक्त गोल्ड प्राइस ऊपर ही जाता है, शॉर्ट टर्म में नीचे भी हो सकता है। यहाँ पर मैक्सिमम पीरियड अगर आप देखें तो 3 साल 4 महीने के अंदर 30% है, ये मैक्सिमम पीरियड दिख रहा है आपको। और लॉन्ग टर्म क्या है हमारी नज़र में, 5 साल, कम से कम 5 साल, नहीं तो आइडियली 7 ईयर्स इज लॉन्ग टर्म। गोल्ड की प्राइस गिर भी सकती है, इसके लिए तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप देखें, अगर इक्विटी मार्केट इज नॉट लाइक एफडी, मतलब ये कि इक्विटी मार्केट एफडी की जैसा नहीं है कि जैसा आपका फिक्स्ड अमाउंट है और जैसो उसमें सो असल में कभी कमी नहीं आती। नहीं, इक्विटी मार्केट में नीचे भी जा सकता है। तो 12% का अगर आपने रखा है अगर, तो सही है। 40% तक भी दिया है के बाद वक्त इक्विटी मार्केट में। दूसरा ये है कि अगर आप इस स्लाइड में देखें अगर आप, तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, यानी बड़ी कंपनी जिसकी जैसे 1 लाख करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप हो, तो वो भी कभी माइनस में जाते हैं। यहाँ पर जैसे ना -50, 2008 में जो क्राइसिस हुआ था, -52% है। लेकिन अगर आप एवरेज निकालें अगर, तो स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो
2006 से लेके 2025 तक का अगर आप एवरेज निकालें तो 16.71 आया है, ये लार्ज कैप में बड़ी कंपनियों में, अगर आप स्टॉक मार्केट में डालें। मिड कैप में डालें उससे मिड कैप में जो डालें अगर, तो 22.70 है, और स्मॉल कैप में डालें तो 22.89 है। अब इस इक्विटी को अगर आप कंपेयर करें गोल्ड के साथ, तो गोल्ड कम देगा रिटर्न, वोलेटिलिटी रहेगी लेकिन कम देगा रिटर्न। तो इक्विटी में भी होना चाहिए, गोल्ड में भी होना चाहिए हमारे लिए, और एक ये है कि सिल्वर में भी होना चाहिए। अब इसमें कितना प्रोपोर्शन होना, क्या रिटर्न के हिसाब से होना है, एक थंब रूल यानी जो हम कहते हैं कि 15 से 25% तक अगर आप गोल्ड और सिल्वर में रखें तो बेहतर है। यह अलग अलग के लिए कस्टमाइज करना पड़ता है, ये जनरल रूल नहीं है, लेकिन हर एक के अपने अपने हालात के और दूसरे इन्वेस्टमेंट देख के हम एडवाइस देते हैं कि कितना गोल्ड में होना चाहिए, कितना सिल्वर में होना चाहिए। लेकिन आमतौर से ये कहा जाता है कि 15 से 20% जो आप गोल्ड और सिल्वर में रख रहे हैं, उसमें 2/3 गोल्ड में होना चाहिए और 1/3 जो है सिल्वर में होना चाहिए। इक्विटी मार्केट में ज्यादा होना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर में 15 से 25% तक एसेट एलोकेशन होना चाहिए। इसके बाद में अब हम आते हैं कि हम ये सारी किस्में हैं या जो म्यूचुअल फंड के आपको ऑप्शंस क्या क्या है गोल्ड इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो पहले सबसे पहला तो है कि गोल्ड म्यूचुअल फंड है। तो शब्बीर साहब बीच में थोड़ा, कि जी अभी तक तो हमने एक ओवरव्यू ऑफ द गोल्ड का जी समझा है कि जी मार्केट क्या था और या पास्ट में क्या था और वो सारी तफसीलात। जी नाउ वी आर इन दी के गोल्ड म्यूचुअल फंड नॉट कैसे, हाँ डिजिटल गोल्ड क्या है। गोल्ड, तो हाँ मैं सोचा गोल्ड था की पहले डिजिटल गोल्ड को थोड़ा आप पहले समझा देना, तो उसके बाद फिर ये म्यूचुअल फंड वगैरह को भी हाँ शायद म्यूचुअल थोड़ा। फंड कर दिया, मैं अब गोल्ड में ऑप्शंस बता रहा हूँ मैं, कि जी। सिर्फ डिजिटल गोल्ड के बजाय गोल्ड में कितने ऑप्शंस है आपको। ओके। ओके, सो 5 गोल्ड, ऑप्शन है। हाँ, ओके तो ओके, जी ये जी। इतने ऑप्शंस है आपको। एक तो जैसे गोल्ड म्यूचुअल फंड है, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ईटीएफ जो कहलाते हैं, डिजिटल गोल्ड भी है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट है, गोल्ड स्कीम्स विद ज्वेलर्स। तो ये 5 किस्म है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में। तो एक के बाद एक हम लेंगे कि गोल्ड ओके म्यूचुअल फंड में और दूसरे में क्या फर्क है। पहले जाते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड में। गोल्ड म्यूचुअल फंड में ये होता है कि जो भी आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, इसका वहां पर सेफ में या वॉल्ट के अंदर गोल्ड होता है। मतलब ये कि इट्स बैक्ड बाय अ सिक्योरिटी, और इस सिक्योरिटी क्या है ही नहीं है ये, जैसे सेबी जैसे इसको कंट्रोल करता है और रेगुलेटेड है। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि म्यूचुअल फंड में, जो म्यूचुअल फंड हो या ईटीएफ में है, जब आप गोल्ड खरीदते हैं तो तिजोरी के अंदर या वॉल्ट के अंदर वहां पर गोल्ड होता है, बगैर उसके वो इशू नहीं कर सकते यूनिट्स। और ये सारा निज़ाम सेबी के अंडर कंट्रोल में है, सेबी रेगुलेट करता है। ये सबसे बड़ा फायदा है। अब इसके लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको जो है सो डीमैट अकाउंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, वैसे ही जैसे आपको पेपर में आपको एप्लीकेशन मिलता है, फॉर्म मिलता है, स्टेटमेंट मिलता है, इसी तरह आप एसआईपी भी कर सकते हैं। और एसआईपी जब करते हैं आप गोल्ड में, तो आपको 40 40 45 50 रुपए तक भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और गोल्ड में ही आएगा। दूसरी बात यह है कि अगर जो शुरू में जो बिगनर्स हैं, प्राइमरी इन्वेस्टर्स है, वो गोल्ड एक्सपोजर के लिए अगर उनको चाहिए तो उनको चाहिए कि जो सो म्यूचुअल फंड में शुरू करें। अब ईटीएफ भी होता है, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या फर्क है गोल्ड में। गोल्ड में ये होता है, म्यूचुअल फंड में ये होता है कि जैसे एनएवी या प्राइस, उसका जिस प्राइस पे आप खरीद रहे हैं वो मार्केट बंद होने के बाद में मालूम होता है। दिन में 9 बजे से 3:30 बजे तक ट्रेडिंग होती है। जो ट्रेडिंग के वक्त जैसा आप भाव होता है, कोई बेचता है, कोई एक भाव देता है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर जो सो प्राइस चेंज हो सकती है। लेकिन जब मार्केट बंद हो जाता है तो उस वक्त गोल्ड म्यूचुअल फंड की प्राइस, आज की प्राइस इतनी थी बोल के आपको मालूम होता है, और आपका इन्वेस्टमेंट जो आप 50 रुपये भी करें या 500 रुपये करें, वो एंड ऑफ द डे मार्केट बंद होने के बाद जो प्राइस आती है, उस प्राइस पर आपको गोल्ड मिलता है। ईटीएफ में ये होता है कि दिन में जैसे बताया ना कि मार्केट के वक्त जो सो आप उसको खरीदते हैं, बेचते हैं। ईटीएफ में अगर खरीदें तो आप ब्रोकरेज भी देते हैं, डीमैट होना अकाउंट जरूरी है। अब ईटीएफ के तरफ आए अगर आप, तो फिजिकल यहाँ पर भी गोल्ड होता है, और 99.50 प्योरिटी का होता है, जिसके पर मैनेजर्स वगैरह जाके चेक करते हैं कि है नहीं है, प्योरिटी है नहीं है। ये वक्तन फौक्तन इसकी जांच भी होती है, इंस्पेक्शन भी होती है।
जैसे म्यूचुअल फंड रेगुलेटेड होता है स्टॉक सेबी से, गोल्ड ईटीएफ भी रेगुलेटेड है। शेयर की प्राइस जैसा आप खरीदो फरोख्त करते हैं, डे में ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो गोल्ड में यहां पर ट्रेडिंग कर सकते हैं ईटीएफ में। इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा क्या है? आप खरीदे एक प्राइस पे, उसका ना दाम बढ़ गया तो आप बेच दें। लेकिन शरीयत के हिसाब से ये बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि आपने आपको जो सो पोजीशन नहीं मिला। तो शरीयत के हिसाब से डे ट्रेडिंग गोल्ड में अलाउड नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आप ईटीएफ में गोल्ड ट्रेडिंग करते हैं, तो हो सकता है बेचने वाला खरीदने वाला अपनी प्राइस जो असल प्राइस है उससे ज्यादा कोट कर दे। और यही वजह है कि पिछले एक साल में जब डिमांड ज्यादा हुआ और लोग खरीदने लगे, तो बगैर के समझे कि असल प्राइस क्या है गोल्ड की या सिल्वर की, लोग जो है सो दिन में ट्रेडिंग करने लगे और जो है सो असल प्राइस से ज्यादा सौदा करने लगे। तो मेरा ख्याल यह है कि ईटीएफ से बेहतर गोल्ड म्यूचुअल फंड है। इसके अलावा यह है कि हा- अगर आपको हाईली लिक्विड चाहिए, तो आप जो सो ईटीएफ में रख सकते हैं, रियल टाइम प्राइस मिलेगी आपको। और नो ऑप्शन फॉर फिजिकल डिलीवरी ऑफ गोल्ड, ये दोनों में, म्यूचुअल फंड में और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में, गोल्ड फिजिकल नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जो प्राइस है, वो प्राइस के पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज का दाम जो है गोल्ड का, उस दाम से आप खरीद सकते हैं। उसके बाद में बेचते वक्त जो गोल्ड का प्राइस रहा उस दाम से आप एग्जिट हो सकते हैं। सिवाय ईटीएफ में, जहां पर दिन में जो ट्रेडिंग होती है, तो हो सकता है असल से ज्यादा की भी खरीदो फरोख्त हो। दूसरा यह है कि बाज वक्त आप देखे होंगे, पिछले एक साल में देखे होंगे कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर नए यूनिट्स खरीदना या नए इन्वेस्टमेंट के लिए बंद कर देते हैं लोग। एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे टाटा है या जैसे कोई भी क्वांटम है, ये गोल्ड के अंदर सब्सक्रिप्शन आपको अगर म्यूचुअल फंड में खरीदना है तो वो बंद कर देते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मेटल का शॉर्टेज है, मतलब है कि माल नहीं है। और क्योंकि गोल्ड ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में बगैर माल के आप खरीद नहीं सकते, तो अगर माल नहीं है, गोल्ड नहीं है, तो आप खरीद नहीं सकते। तो उस वजह से कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए वो बंद कर देते हैं। फिर जब माल आ जाए तो वो दे देते हैं। दूसरी वजह यह है कि जैसे अभी मैं आपको बताया कि असल प्राइस से ज्यादा अगर कोई खरीद और फरोख्त कर रहा है, तो म्यूचुअल फंड में फायदा यह है कि वो क्योंकि बंद कर दिए हैं कि असल प्राइस नहीं है, तो आप महंगा नहीं खरीदते हैं। और दूसरे ऑपरेशनल है, रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस है कि जैसे उनको कोई परसेंटेज रखना पड़ता है कि कैश की तरह, वो चीज़ें हैं। तो उस वजह से भी बंद कर सकते हैं। मगर इन्वेस्टर के लिए बेहतर यह है कि मेरे ख्याल में म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेहतर है। मगर दोनों में कोई खबात नहीं है कि आप ईटीएफ भी खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी खरीदते हैं। अब हम आते हैं डिजिटल गोल्ड के ऊपर। डिजिटल गोल्ड का मतलब यह है कि यू आर ओनिंग फिजिकल गोल्ड डिजिटली। जैसे होता है ना कि कैश में, यूपीआई में जैसे कैश होता है डिजिटली होता है, तो वैसे ही गोल्ड डिजिटल है। अब गोल्ड ये कहीं पर रखा हुआ है, इसकी कोई वो नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। गोल्ड में ये है कि आप जैसे कम से कम 10 रुपया का खरीद सकते हैं गोल्ड, 1 रुपया का खरीद सकते हैं गोल्ड डिजिटली। 10 रुपये में क्या गोल्ड आएगा? आप देखिए, आप 1,25,000 अगर 10 ग्राम के है, तो उसका मतलब यह है कि 12,500 में 1 ग्राम। अगर 12,500 में 1 ग्राम है और आप 1 रुपया 10 रुपये से खरीद रहे हैं, तो उसका मतलब यह है कि आपको 1 रुपये के अंदर 0.00016 लगा के आप 1 ग्राम लगाइए आप। दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू गेट इट इन डिजिटल गोल्ड। दूसरा यह है कि फिजिकल गोल्ड 99% प्योर है नहीं है, ये आपको नहीं मालूम। गोल्ड है नहीं है, इसका भी यकीन नहीं है। दूसरे कि इसमें चार्जेस ज्यादा है। इसमें चार्जेस में है कि आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा। ज्वेलरी मेकिंग वाले जो सो वो लोग भी जो सो डिजिटल गोल्ड रखते हैं, मतलब इसमें इसमें कंट्रोल नहीं है। शबीर साहब, रेगुल जी। सबसे पहला तो सवाल ये है शबीर साहब कि ये डिजिटल गोल्ड में कोई शरिया कंप्लाइंट वो है, शरिया कंप्लाइंट नहीं, शरिया कोई स्कीम? कंप्लायंट इस हो सकता है कोई शरिया कंप्लायंट है, लेकिन किसी के पास सर्टिफिकेशन नहीं है, सबसे पहली बात। क्योंकि हम शरिया कंप्लायंट जब तक हम ऑडिट नहीं करें और पता नहीं करेंगे कि उनके पास है ही नहीं है गोल्ड, जब तक आप सर्टिफिकेट नहीं सकते।
तो कोई ऑडिट नहीं किया हुआ है, कोई डिजिटल गोल्ड का जो सो कोई प्रोडक्ट या जो कंपनी है कोई ऑडिट नहीं करवाई है। नंबर एक। नंबर दो, रेगुलेटर के अंदर नहीं है ये। हम्म। तीसरा ये है कि इसमें सेफ्टी गोल्ड है ही नहीं है। कितना, एक एक किलो, 1 टन गोल्ड होगा, लेकिन जैसे वो बेच रहे हैं सो 1.5 टन 2 टन तक। खरीदार के लिए मार्क किया हुआ नहीं है कि ये गोल्ड जैसे उनका है सो वहां पर है। जितना आपने गोल्ड खरीदा है उसको मार्क करना होता है ना शरिया में, कि आपके पास पोजीशन भी है बोल के। तो पोजीशन के लिए कौन देती है? सेबी गारंटी देती है, क्लियरिंग हाउस गारंटी देती है। यहां पर ये कोई चीज नहीं है। इसमें चार्जेस भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं। अब मेकिंग चार्जेस भी हो सकते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि डिजिटल गोल्ड आप खरीद लीजिए और उसके बाद आपको जब चाहे जब हम आपको डिलीवरी करा देंगे। ठीक है, घर पर डिलीवरी करा देंगे 2 ग्राम की, 5 ग्राम की। लेकिन 2 ग्राम आप सोचिए, पहली बात फिजिकल गोल्ड रखने के लिए आपको जगह चाहिए, उसका रेंट होगा, फिर इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, फिर आपके पास डिलीवरी को अगर कहीं गांव में खेड़े में अगर आपको 2 ग्राम 5 ग्राम अगर डिलीवरी कराना है तो उसके भी चार्जेस लेंगे वो। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लेंगे। प्राइस उनकी मर्जी से होगा। कोई मार्केट नहीं है जहां पर सौदा कर रहे हैं कि जैसे आज की प्राइस मैं इतना दूंगा या इतना नहीं दूंगा। खरीदार और जैसे बेचने वाले के बीच में कोई बार्गेनिंग नहीं होती है प्राइस की। ये तो एप्स के खुलासा जरिए होते हैं। मतलब ये होता है कि डिजिटल गोल्ड में हमें मतलब ईटीएफ और म्यूचुअल फंड तो कर सकते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड, लेकिन डिजिटल गोल्ड में फिर हमें हाथ ही नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल एक एज अ क्या कहते हैं उसको, एक एडवाइस। सही। सही। तो आपको पता नहीं है कि है नहीं है। लेकिन डिजिटल गोल्ड में ये है कि प्राइस जो है ना, 24/7 वो प्राइस कोट करते हैं। मार्केट बंद भी हो गई तो आप रात के 12 बजे भी प्राइस बदल जाएगी, रात के दिन में भी, जबकि मार्केट नहीं है उस वक्त भी प्राइस बदल जाएगी। जी। और एक सबसे अहम बात यह है कि इस पर जीएसटी भी होगा। चाहे आप छोटी अमाउंट से खरीदिए या बड़ी अमाउंट से, इसके ऊपर जीएसटी भी होगा। जीएसटी 3% के करीब होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि रेगुलेटेड नहीं है, रिस्क बहुत ज्यादा है इसमें। तो सबसे अहम बात तो आ ही गई, तो फिर डिजिटल गोल्ड को बिल्कुल क्रॉस ही कर दिया जाएगा, वो हमारे फील्ड में है ही नहीं। जी। और डिजिटल गोल्ड कोई भी कर सकता है, हो सकता है कोई। अच्छा, डिजिटल गोल्ड में मैन्युफैक्चरर जो है ना, जो डिजिटल गोल्ड, अच्छा गोल्ड को जो सो पिघला के जो सो कॉइन्स बनाते हैं, जैसे एनएमडीसी है या कोई और है, ये लोग भी डिजिटल गोल्ड बेचते हैं। मगर उनकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जो कॉइन बना रहे हैं उसका कॉस्ट बताते हैं वो। तो अगर आपको सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करना है और ज्वेलरी नहीं बनाने का है, जैसे मिसाल के तौर पे बच्चे की शादी के लिए आप पैसे जमा कर रहे हैं गोल्ड के लिए, ज्वेलरी के लिए, तो बेहतर ये है कि आज के गोल्ड के हिसाब से आप म्यूचुअल फंड खरीद लें या ईटीएफ खरीद लें। 10 साल 15 साल के बाद जब शादी तय हो जाए, तो उस वक्त आप जब रिडीम करेंगे तो उस वक्त की गोल्ड की प्राइस के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। अब आप जाके ज्वेलरी बना लें, क्योंकि ज्वेलरी तो जो चाहे आप उस वक्त पसंद की बना लें, तो मेकिंग चार्जेस नहीं होंगे। मेकिंग चार्जेस एक ही वक्त होंगे। मेकिंग चार्जेस कम भी होंगे। अपनी पसंद से ज्वेलरी बना सकते हैं आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीएसटी देने की जरूरत नहीं है म्यूचुअल फंड में और इसमें। टैक्स के हिसाब से देखा जाए तो सब के लिए बराबर है। टैक्स टैक्स में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए सेबी ने अभी हाल में एक वार्निंग भी दी है कि डिजिटल, लोग गलत ये समझ रहे थे कि डिजिटल गोल्ड भी सेबी के अंडर है और वो कंट्रोल करती है। तो सेबी को सर्कुलर निकाल के पेपर में डालने की, इश्तहार डालने की जरूरत पड़ी कि ये जैसे गोल्ड को हम कंट्रोल नहीं करते हैं डिजिटल गोल्ड को। तो और अगर कोई खरीद रहा है तो अपने रिस्क पे खरीद रहा है। सही। ठीक है। डिजिटल गोल्ड कैसा है, खरीदो फरोख्त होती है। कोई भी 10 रुपए का गोल्ड खरीद सकते हैं, 24 कैरेट प्योर गोल्ड, ऑनलाइन। और वो अकाउंट में दिखेगा आपको कि आपके पास 10 रुपए दिए तो आपके पास, मैं जैसे बताया, 0.001 ग्राम आपका गोल्ड है। क्लेम ऑफ ओनरशिप, ईच परचेज के लिए सिक्योर इंटरनेशनली सर्टिफाइड वॉल्ट्स इन द कस्टमर्स नेम, कस्टमर के नाम पे होता है। जो वॉल्ट है वो रेगुलेटेड नहीं है। जैसे लॉकर होता है ना, एक बैंक का लॉकर होता है, एक प्राइवेट लॉकर होता है। तो बैंक का अगर लॉकर है तो वो आपको यकीन होता है कि हाँ बैंक में है। लेकिन प्राइवेट लॉकर है, अगर प्राइवेट कंपनी अगर लॉकर बना रही है, वॉल्ट बना रही है, तो क्या गारंटी है कि वो कल रहे न रहे। कल हो सकता है आप कल जाएं तो वो बिल्कुल बंद भी हो जाए।
सेल एंड विड्रॉल। डिजिटल गोल्ड में आप 24, जैसे बताया मैं, 24 घंटे में कभी भी आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और जैसे यूपीआई में ट्रांसफर होता है, आपने यूपीआई के ट्रांसफर किया, आपको एक गोल्ड लोन अलॉट कर दिया। और एक सबसे बड़ा मसला ये है कि ये गोल्ड जो भी है आपका, अगर फर्ज करिए आपके पास वहां पर अगर 10 तोले गोल्ड है, डिजिटल गोल्ड है, तो वो रेंट पर भी देते हैं। मतलब है कि उसके ऊपर लोन देते हैं। लोन कह लीजिए, आप किसी को दे रहे हैं वो लोन, या रेंटल इनकम के ऊपर आपका रखा हुआ है माल। तो जैसे मैं किस दिन के लिए किसी को दे रहा हूँ, उसको रेंटल इनकम बोल के शरीयत कंप्लायंट बताते हैं। नाम तो रेंटल इनकम है, लेकिन असल देखा जाए तो वो इंटरेस्ट है। तो ये लीजिंग भी होता है, जो म्यूचुअल फंड में और ईटीएफ में नहीं होता। इस वजह से भी नॉन कंप्लायंट है। अगर कोई लीजिंग दे रहा है, लीजिंग ऑप्शन है इसमें, लीजिंग दे रहे हैं अगर, तो नॉन कंप्लायंट। मिनिमम कितना गोल्ड मिलेगा आपको? आपने 10 रुपए से खरीदा और छोड़ा, तो जब तक कि आपको 0.5 ग्राम्स नहीं मिला, जब तक डिलीवरी नहीं होगी। और अगर डिलीवरी अगर चाहिए आपको, तो ये है डिनोमिनेशन: आधा ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10, 20, 50। डिलीवरी के चार्जेस अलग होते हैं, बार बनाने के चार्जेस अलग होते हैं, कॉइन्स बनाने के चार्जेस अलग होते हैं। और अक्सर ये देखा गया कि जो कॉइन्स होते हैं, उस पर किसी न किसी इमेज का जैसो इंप्रेशन होता है, क्योंकि वो एक डाई बनाते हैं, डाई बना के उसके साथ इंप्रेशन करते हैं। ये एक है। अभी इसी तरह से आप गोल्ड की प्राइसेस के लिए देखें, तो यहां पर मैंने एक ऐसी स्लाइड बनाई है कि जहां पर देखें आपके हर एक का, जैसे ये प्लेटफॉर्म के ऊपर जो गुलाट, जार, पेटीएम, आईबीजीए, ये प्लेटफॉर्म्स है जहां से आप गोल्ड खरीद सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे आपके 10 अक्टूबर को सेल डेट 13 अक्टूबर, बाई डेट 10 अक्टूबर, सेल डेट 13 अक्टूबर। हर एक की प्राइस अलग अलग है। खरीदने की प्राइस इनकी जो 12,509 है, बेचने की 12,361। तो मतलब है कि यहाँ पर इनका 148 रुपीज का प्रॉफिट है। वही दिन, उसी वक्त, उसी तारीख को जार का 267, पेटीएम का 450 रुपीज। तो अगर आप छोटी डिनोमिनेशन में अगर आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उनकी मर्जी से है कि उन्होंने जो मर्जी से दाम खरीदेंगे, मार्केट की प्राइस से उनको कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। अच्छा। ठीक है। अब जैसे मैं बताया था ना कि ये ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड है, इंडियन स्टैंडर्ड बीआईएस कहते हैं, और एनएबीएल है, टेस्टिंग वगैरह है। ये बड़े इदारे हैं जहां पर टेस्टिंग होती है कि जैसे कितने कैरेट गोल्ड है नहीं है। ये लोग के पास भी रिकॉर्डिंग चला लो तो ठीक है। ये लोग के पास भी जो है गोल्ड बेचते हैं ये। तो इनके पास होती तो है, लेकिन बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा होता है। मैंने खुद एनएमडीसी के पास गया था एक वक्त, क्योंकि मुझे कोई ना इमेज या मूर्ति वगैरह की जो है कुछ कॉइन नहीं चाहिए था, तो एनएमडीसी के पास गया। तो वहां पर देखा तो प्राइस इतनी ज्यादा थी कि आप अगर 3 साल भी अगर रखें वो डिजिटल अपने गोल्ड लेके, कॉइन लेके, तो 3 साल में भी शायद उतनी प्राइस नहीं बढ़ेगी जितना आप पहले ही दे डाल रहा। ठीक है। जो गोल्ड प्राइस का यहाँ पे देख, एक तारीख में जैसे कितना डिफरेंस होता है यहाँ पर बताया हूं मैं कि किस तरह होता है। अब जहां तक म्यूचुअल फंड और ईटीएफ की है, ये शरिया कंप्लायंट सर्टिफिकेट होता है इन लोगों के पास। तासीस एक कंपनी है इस वक्त जो सारे म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ को सर्टिफिकेट देता है, या हर महीना लिस्ट देते हैं वो। तो उनकी लिस्ट होती है, सब्सक्रिप्शन करे अगर आपको, तो उनके पास से लिस्ट मिलती है कि कौन से शरिया कंप्लायंट है, कौन से शरिया कंप्लायंट नहीं है। तो उनका क्राइटेरिया शरिया कंप्लायंस के लिए है कि वो कहते हैं कि इट शुड परचेज एंड सोल्ड ऑन द स्पॉट बेसिस। आज उधार माल नहीं होना चाहिए, स्पॉट बेसिस पे खरीदो फरोख्त होना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर किसी एक्सचेंज कर रहे हैं, तो 24 कैरेट का गोल्ड आप 22 कैरेट गोल्ड के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते, जो शरीयत के खिलाफ है। तो इट शुड बी द सेम, द क्वालिटी शुड बी द सेम, और स्पॉट बेसिस पे होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि इट शुड परचेज द गोल्ड इन फिजिकल फॉर्म। जैसा डिजिटल गोल्ड के अंदर हो सकता है खाली डिजिटल गोल्ड है, बता रहे हैं डिजिटल है, लेकिन फिजिकल गोल्ड नहीं है। तो यहां पे ये भी चेक करते हैं कि फिजिकल गोल्ड है ही नहीं है। हाँ, आपको फिजिकल गोल्ड की डिलीवरी जैसे डिजिटल गोल्ड में मिलती है, म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ में डिलीवरी नहीं मिलती है। लेकिन अगर कोई बड़ी क्वांटिटी है, जैसा एक म्यूचुअल फंड है, टाटा म्यूचुअल फंड, उसने बेचा है 10 टन,
और आईसीआईसीआई गोल्ड वाला जो सो बेचा है, खरीदा है, तो उस वक्त फिजिकल डिलीवरी देना जरूरी है। छोटी एक डिनोमिनेशन के लिए डिलीवरी नहीं होती है, लेकिन अगर बड़ी क्वांटिटी हो और डिमांड हो तो जाहिर सी बात है, अगर किसी ने बेचा है, किसी ने खरीदा है, तो वहां पर डिलीवरी होना चाहिए और होती है। तीसरी बात, म्यूचुअल फंड में ये होता है कि रोज सब्सक्रिप्शन होता है, कोई ना कोई पैसे लेके डालते हैं, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं जैसे म्यूचुअल फंड में। तो उस वक्त मिसाल के तौर पे आज एक दिन में 5 लाख रुपया है गोल्ड फंड में डालने के लिए, तो वो पूरे 5 लाख, हो सकता है वो पूरा गोल्ड ना खरीद सके उसी वक्त, तो वो क्या करते हैं, मनी मार्केट में रखते हैं, यानी मतलब है कि कैश में हो या मनी मार्केट में रखते हैं, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट्स में रखते हैं। तो वो अमाउंट जो मनी मार्केट में है उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है। तो मनी मार्केट के अंदर 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए अमाउंट, जो भी अमाउंट है 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक, दूसरा ये है कि क्योंकि मनी मार्केट में रखे हैं तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट भी आएगा, तो इंटरेस्ट 3% से कम होना चाहिए साल भर का। ये दो क्राइटेरिया अगर कोई फुलफिल नहीं करे तो शरिया कंप्लायंट नहीं है तासीस के हिसाब से। और एक महीने में, पिछले 2 महीने में देख रहा हूं मैं कि क्योंकि प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट हुए और लोग डिमांड ज्यादा था गोल्ड का, तो जाहिर है अगर गोल्ड नहीं मिला तो वो पार्क करेंगे कहीं ना कहीं, पैसा रखेंगे वो, तो ये 1% से जो है सो ज्यादा हो जा रहा है, तो नॉन कंप्लायंट हो जा रहा है। तो एक महीने में नॉन कंप्लायंट हो गया, फिर दूसरे महीने कंप्लायंट होगा। ये पिछले एक साल में देखने को आया, क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा थी गोल्ड में भी और सिल्वर में भी। तो तासीस एक ही है मेरी नज़र में जहां पर सर्टिफिकेट देते हैं, और उन लोगों का रेशियो और उन लोगों का क्राइटेरिया ये है। लिस्ट मिलती है। हमने सेंसेज में ये किया है कि हमारा खुद का ऐप है, तो ताकि लोगों को सब्सक्रिप्शन की जहमत ना हो, पैसे देने की जरूरत ना पड़े, इन्वेस्टमेंट से बढ़ के सब्सक्रिप्शन का पैसा होता है। तो हमने सेंसेज ऐप के अंदर गोल्ड और सिल्वर दोनों फंड्स जो शरिया कंप्लायंट है वहां पर लिस्ट की हुई है, ताकि लोगों को कोई शक ना हो कि ये कंप्लायंट है नहीं है। तो सेंसेज का ऐप अगर आप यूज़ करें या सेंसेज के थ्रू अगर आपने ख़रीदा है म्यूचुअल फंड या ईटीएफ, तो इंशाल्लाह आपको ये गारंटी रहेगी कि नॉन कंप्लायंट नहीं है। शरिया की इश्यूज, शरिया के क्या क्या है बराए, एक तो है कि आपके पास फुल पोजीशन हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, फॉर सेल टू बी वैलिड द ओन्ड आइटम मस्ट बी स्पेसिफाइड, कि आपके पास कितना है माल, कितना खरीद रहे हैं आप, 10 ग्राम खरीद रहे हैं, 5 ग्राम खरीद रहे हैं, और बायर का पास फुल पोजीशन, उसके पास उसका कब्जा होना चाहिए। तो ये चीज अगर वॉल्ट में भी है, म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ में, तो वहां पर गारंटीड है, उसको आप मानते हैं। द कंपनी रिक्वायर्स अ मिनिमम 0.5 grams फॉर फिजिकल डिलीवरी इफ द अकाउंट होल्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर 0.4 फिजिकल पोजिशन इज नेवर पॉसिबल, तो अगर आपने डिजिटल गोल्ड की तरह खरीद के आपके पास 4 ग्राम है या 0.00 है, तो आपके पास पोजीशन मिलता ही नहीं है, क्योंकि कम से कम जो है 0.5 ग्राम्स का जो सो कॉइन है, तो आपको डिलीवरी मिल ही नहीं सकती। तो इस लिहाज से भी डिजिटल गोल्ड अगर स्मॉल क्वांटिटीज में खरीदें अगर आप, तो शरिया कंप्लायंट नहीं है। मेकिंग चार्जेस, मेकिंग चार्जेस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी शुड नॉट बी, यानी मतलब ये है कि मेकिंग चार्जेस उसी वक्त होना चाहिए जब आप बना रहे हैं अगर, तो डिलीवरी चार्जेस, the need to pay making charges at delivery time indicates that the gold was not previously allocated to specific layers। मतलब ये कि अगर आप मेकिंग चार्जेस दे रहे हैं तो उसका मतलब है कि किसी और को उन्होंने नहीं दिया है गोल्ड और आप ही के लिए बना रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि 10 रुपए का अगर आप खरीदें तो आपको जैसे गोल्ड डिलीवरी नहीं हो सकती है, तो इसलिए नॉन कंप्लायंट। अनसर्टेनिटी अबाउट द गोल्ड, अबाउट द सोल्ड कमोडिटी, इसमें गरार है, ज्यादा इम्परमिसिबल लॉ है कि जैसे ज्यादा अनसर्टेनिटी है, जैसे क्रिप्टो है या किसी डिजिटल में है, ये इश्यू भी देखना पड़ता है कि अगर सब कमोडिटी अगर बेच रहे हैं तो किस लिए, स्पेकुलेशन के लिए आपने खरीदा है क्या। और एक डिजिटल गोल्ड में ये है कि बेचने वाला खरीदने वाला एक ही है, जो प्लेटफॉर्म है डिजिटल गोल्ड का वही खरीदता है वही बेचता है। ये शरीयत के हिसाब से बराबर नहीं है, क्योंकि बायर शुड बी डिफरेंट और जो सो खरीदार वाला जो सो दूसरा होना चाहिए। इसके बनिस्बत अगर आप ईटीएफ में और म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो वहां पर जब मार्केट है, मार्केट में खरीदने वाला अलग होता है, बेचने वाला अलग होता है। लीजिंग जो बताया ना, ये शरीयत के हिसाब से जो रेंटल इनकम वगैरह बताया मैं, ये लीजिंग में इंटरेस्ट आता है, तो ये अलाउड नहीं है शरीयत के हिसाब से। एक और एक कवर करना चाह रहा हूं मैं, सॉवरेन बॉन्ड्स। सॉवरेन बॉन्ड्स बहुत ने सुना होगा कि गवर्नमेंट के हैं
और जो सो गोल्ड बॉन्ड्स है उसमें जो सो आप कुछ टैक्स रिबेट भी है वगैरह वगैरह। तो गवर्नमेंट के जो सेल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं उसमें गोल्ड नहीं होता है, फिजिकल गोल्ड नहीं होता है। गवर्नमेंट गोल्ड नहीं खरीदती है, बल्कि सिर्फ अपनी जबान या अपनी गारंटी देती है कि आज आप 100 रुपये से खरीदे, जब भी आपको निकालने का हो उस वक्त मार्केट रेट जो रहेगा उस रेट मार्केट रेट से आपको पैसा मिलेगा। नॉर्मली गोल्ड बॉन्ड्स 7 साल के होते हैं, उसका पीरियड 7 साल का है इन्वेस्टमेंट का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर गवर्नमेंट गोल्ड नहीं खरीदती है। कई करोड़ों में जो सो गोल्ड बॉन्ड्स इश्यू किए हुए हैं, लेकिन उनके पास गोल्ड नहीं है। तो पिछले 1 साल में जो गोल्ड प्राइस बढ़ी है उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं करे थे कि इतना गोल्ड प्राइस एकदम ऊपर जाएगा। तो शरीयत के हिसाब से गोल्ड बॉन्ड क्योंकि फिजिकल पोजीशन ही है, नॉन कंप्लायंट है। दूसरे ये है कि वो गारंटी देते हैं कि हम आपको 2.5% इंटरेस्ट भी देंगे, तो 2.5 इंटरेस्ट की वजह से नॉन कंप्लायंट है। तीसरी बात, क्योंकि बॉन्ड 7 साल का है, 5 साल के बाद ये स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होती है और आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। 5 साल से पहले लिस्टिंग होनी होती है। जैसे अब 2005 में है, तो 2020 से पहले इश्यू किया हुआ अगर कोई गोल्ड बॉन्ड है तो आप सेकेंडरी मार्केट में जैसा शेयर्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वहां पर गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं गवर्नमेंट के। लेकिन 5 साल से पहले लॉक इन है, कोई नहीं खरीद सकता। 7 साल के बाद आपको 2.5% इंटरेस्ट के हिसाब से वो वापस देते हैं। तो बहुत सारे लोग गवर्नमेंट सॉवरेन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है, गोल्ड बॉन्ड है बोल के इन्वेस्ट करते हैं, ये लेकिन कंप्लीटली नॉन कंप्लायंट है। अब हम आते हैं, जो मैं बताया था ना आपको कि सेबी ने पेपर का कटिंग है जहां पर सेबी वार्निंग दी है कि जो डिजिटल गोल्ड है वो रेगुलेट नहीं करते हैं। और इसमें सबसे बड़े बड़े दो नाम हैं, तानिश एमएमटीसी। तानिश एमएमटीसी सही काम कर रहे हैं, गोल्ड होगा उनके पास, लेकिन सेबी क्लियर करना चाहती है कि वो सेबी के अंडर नहीं है। बल्कि कल का न्यूज़पेपर में मैं देखा है कि ये क्योंकि बड़े ट्रेडर्स हैं गोल्ड के और माइनिंग के वो लोग हैं, ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेबी को कि हम आपके यानी रेगुलेशंस के में हमारे को भी रेगुलेट करिए, हम आपके साए में आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरे ज्वेलर्स भी हैं और इंडिविजुअल क्या नाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं, वो लोग इस तरह का जाहिर नहीं किए, लेकिन बड़े जैसे दानिश के एमएमटीसी वगैरह है ये जाहिर किया है। ये सर्कुलर सेबी का, जहां पर वो कॉशन की है कि डिजिटल गोल्ड से जो सो दूर है या आप अपने जिम्मेदारी पे खरीद रहे हैं। ये मना नहीं किया वो, लेकिन ये बता दिए कि आप अपनी जिम्मेदारी पे खरीदना है तो खरीदा, उसके सेबी से कोई ताल्लुक नहीं। तो अगर इसको सबको चीज को समराइज किया गया तो गोल्ड ईटीएफ रेगुलेटेड है, ट्रांसपेरेंट है, लिक्विड है, जब चाहे जब आप ले सकते हैं। फिजिकल डिलीवरी नहीं मिलेगी। गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी ऐसी है, फिजिकल डिलीवरी नहीं मिलेगी, मगर उस दिन जो रेट रहा उस दिन हिसाब से मिलेगा। और गोल्ड वॉल्ट्स में होता है, किसी भी छोटी क्वांटिटी से भी खरीद कर सकते हैं। जैसे गोल्ड फंड में मैं समझता हूँ 40 या 50 रुपए में भी आप गोल्ड खरीद सकते हैं, उसका आपको यूनिट मिलेगा, फिजिकल डिलीवरी नहीं मिलेगी। डिजिटल गोल्ड इज ओनली लो एंट्री बट नो फिजिकल पोजीशन, ओनरशिप आपको पता नहीं है, कन्वीनियंट है लेकिन रेगुलेटेड नहीं है, तो ज्यादा हाई रिस्क है। यहाँ इसके अलावा मैंने एक वीडियो है मेरा जहाँ पर अगर किसी को इंटरेस्ट हो खास तौर से गोल्ड के बारे में। गोल्ड पहले का तोला, आज का तोला, पहले का तोला 11.25 मास से था, आज का 10 ग्राम, फिर भी तोला बोलते हैं, 10 ग्राम होता है लेकिन फिर भी गोल्ड बोलते हैं। तो इसकी हिस्ट्री गोल्ड की मैंने, और खास तौर से ज्वेलर्स की स्कीम जो होती है उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है अगर तो मेरी हमारी वेबसाइट पे, सनसेज वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं ये चैनल पे। और वहाँ पर मैं 2022 में कोई इंटरव्यू दिया था, वहाँ पर तफसील से बताया था कि गोल्ड इसमें गोल्ड की डिटेल्स है वहाँ पर। फिजिकल गोल्ड अगर आप खरीदेंगे अगर कई मार्केट से तो जीएसटी लगेगा, नंबर एक। नंबर दो ये है कि कभी भी आप आजमा के देखें तो जहां से आप गोल्ड लिए हैं वहीं बेचना पड़ेगा, दूसरी दुकान वाला नहीं खरीदता है, तो आपको उसी के पास जाना पड़ेगा। दूसरी ये बात यह है कि अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं किसी के पास से और जीएसटी की रिसीट बना के आप ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे 50 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम वगैरह, तो आप ये करें कि जो सो गोल्ड की बिस्किट के पर जो नंबर होता है सीरियल नंबर, वो सीरियल नंबर आप इनवॉइस में लिखाएं।
तो इससे मालूम होगा ये कि आपने जो गोल्ड खरीदा है वो उसका इनवॉइस यही है। अक्सर जिसके पास ज्यादा गोल्ड होता है वो खरीद लेते हैं गोल्ड। बास तो ये कहते हैं कि स्विस SUI SSC का मुझे चाहिए। मैं काफ़ी डिटेल में इस स्टडी किया और गोल्ड वालों से और दूसरे वालों से पता किया, मैं क्या नाम काउंसिल से। तो SUI SSE का जो लिखा हुआ है और हम समझते कि स्विस गोल्ड है ये सबसे अच्छा है तो मुझे वो कौन चाहिए। लेकिन अगर आप कैश दे के रिसीट ले रहे हैं तो वो कभी भी नंबर नहीं लिखेगा। उसकी वजह ये है कि ये गोल्ड स्मगल्ड गोल्ड है। जो बैंक से इंपोर्ट होता है गोल्ड उसके पर ये SUI SSC नहीं लिखा हुआ होता और उसके पर सीरियल नंबर होता। तो वो सीरियल नंबर आप इनवॉइस में लिखाएं तो सेफ है। एक आखिरी बात, पिछले 2 साल पहले जिसके पास भी लॉकर्स है उन लोगों को शायद याद होगा कि 2 साल पहले सबको लॉकर्स जिसका आपका पुराना भी है तो बैंक वाले बुलाए और बोले कि नया एग्रीमेंट साइन करिए, लीज एग्रीमेंट। नए लीज एग्रीमेंट में कंडीशंस जो चेंज किए हैं उसमें से एक कंडीशन ये है कि अगर आपके पास लॉकर खुलाया जाए और लॉकर के अंदर जितना आप रख सकते हैं उससे ज्यादा अगर गोल्ड है तो गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट कर सकती है, बगैर किसी उसके आपके कॉन्फिस्केट कर सकती है। तो वो ऑप्शन जो गोल्ड खरीद के फिजिकल गोल्ड खरीद के लोग किलो से गोल्ड जो सो लॉकर में रखते थे कैश में खरीद के जहां पर रसीद नहीं है, उनके लिए एक अलार्म है कि जो सो उस तरह का नहीं करें। बल्कि 3% GST, अक्सर लोग समझते हैं कि 18% GST है, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 3% है। बेचते वक्त 3% है GST, खरीदते वक्त GST 3% है। तो जो भी आप गोल्ड खरीद रहे हैं उसका सीरियल नंबर इनवॉइस पे लिखाने की ना भूलें आप। तो उससे ये होगा कि एस्टैब्लिश होगा कि ये जो गोल्ड खरीदे हैं उसकी इनवॉइस है और लॉकर में है अगर तो कोई नहीं है। हाँ, अगर शादी में आपके पास के पास कुछ आया है तो कोई लिमिट है उसकी, मुझे लिमिट याद नहीं है। लेकिन वहाँ उस लिमिट तक आप अगर गोल्ड रखें तो कोई सवाल नहीं। नहीं शफी साहब, ये तो लॉकर वगैरह का तो एक अलग मौजू है। हाँ, अपन नहीं नहीं, मैं जैसे चूंकि अपने गोल्ड का है बेसिक तो पे मैं देखें। समझा बता दूं। तो जी। यहाँ पर मेरा खत्म हुआ जी। खुलासे कलाम ये है जी कि ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, ठीक है ना। जी जी और उसमें भी चूंकि मैं मतलब एक सवाल करना चाहता हूँ कि जैसे सेंसेज पर आपने शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड गोल्ड और शरिया कंप्लाइंट ईटीएफ रखे हैं। जी। आपके नॉलेज के हिसाब से कोई ऐसा ऐप जिसमें ओनली शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड या ओनली शरिया कंप्लाइंट जो है वो ईटीएफ है, नहीं, ऐसा है? कहीं 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 पर भी नहीं है। कहीं नहीं। पर भी नहीं है। इसीलिए हमने खास तौर से ये जहन में रखते हुए हमने ऐप बनाया है और उसमें सिर्फ शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड और ETF दोनों दिखेंगे आपको गोल्ड।